हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ 12वीं कक्षा का इतिहास विषय का दो पाठ, जिस पाठ का नाम है राजा, किसान और नगर। 12वीं कक्षा इतिहास मतलब हिस्ट्री का दो पाठ है, जिस पाठ का नाम राजा, किसान और नगर। यह पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में खूब अच्छा से इसको क्या करना है, लिख देना है। चलिए देखते हैं कि यह पाठ से कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसको यदि हम एक बार देख लेते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, खूब अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक उसी तरह क्या है कि 12वीं कक्षा का यह किसान, राजा, किसान और नगर पाठ है, जिसका कुछ महत्वपूर्ण वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। एक अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो समझिए कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कि 12वीं कक्षा के इतिहास विषय का दो पाठ, जिस पाठ का नाम है राजा, किसान और नगर। इनसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या एक नंबर प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ था। एक नंबर प्रश्न क्या है कि 16 महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ था। तो एक नंबर प्रश्न क्या उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, बुद्ध काल में। क्या हो जाएगा, बी नंबर, बुद्ध काल में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दो नंबर है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था। दो नंबर प्रश्न क्या है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था। तो हो जाएगा आपका ए नंबर, क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए 3 नंबर है, चंपा कहाँ की राजधानी थी। 3 नंबर प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। क्या है, वीवीआई प्रश्न है, इसको खूब अच्छे से याद कर लेगा। वीवीआई प्रश्न है आपका। चलिए प्रश्न क्या है कि चंपा कहाँ की राजधानी थी। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अम्ल देश। ठीक है, 3 का दिन। चलिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि शिशुपाल कहाँ का राजा था। 4 नंबर प्रश्न में क्या है कि शिशुपाल कहाँ का राजा था। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, छेदी। क्या हो जाएगा, छेदी, बी नंबर। चलिए 5 नंबर प्रश्न, अशोक किस वंश का था। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि अशोक किस वंश का था। तो ये 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, मौर्य वंश, बी नंबर। चलिए 6 नंबर है, अशोक का अभिलेख किस भाषा में है। प्रश्न 6 नंबर क्या है कि अशोक का अभिलेख किस भाषा में है। ये 6 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, प्राकृत भाषा में। क्या हो जाएगा, बी नंबर, प्राकृत भाषा में। चलिए 7 नंबर, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ये आपका जो 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर को उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंस एस्पेट। 7 का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, इसके बाद में 8 नंबर है, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक था। प्रश्न क्या है 8 नंबर की कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था। तो हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर, अशोक। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशोक। ठीक है, चलिए 9 नंबर है, धम्म किस भाषा में लिखी गई थी। 9 नंबर प्रश्न है कि धम्म किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये जो आपका 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, मतलब प्राकृत भाषा में। 10 नंबर, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। बहुत ही अच्छा वीडियो प्रश्न है। चलिए इसको खूब अच्छा से आपको देख कर याद करें। अशोक का मतलब अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। 10 नंबर जो प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन था, हम आपको बता देते हैं। डी नंबर, कौटिल्य या चाणक्य। क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। 11 प्रश्न, किस शासक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया। 11 प्रश्न है कि किस शासक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया। तो जो 11 नंबर का प्रश्न है, इसका हो जाएगा सी नंबर, अशोक ने। किसने किया, अशोक ने। 12 नंबर, मौर्य वंश के बाद मगध पर विजय किस वंश ने शासन किया। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया।
तो ये 12 नंबर आपका जो प्रश्न है, यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1 नंबर। क्या हो जाएगा 12 का A नंबर शुंग वंश में। किसने किया था? शुंग वंश में। ठीक है। 13वां प्रश्न, मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? प्रश्न यह भी क्या है, VVI है प्रश्न आपका। चलिए, जो हर बार 1 साल 2 साल पर परीक्षा पूछते रहता है। प्रश्न क्या है कि मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? तो आपका A नंबर हो जाएगा। 13 का A नंबर। 14, गुप्त वंश का पहला प्रभावशाली शासक कौन था? 14वां प्रश्न क्या है कि गुप्त वंश का पहला प्रभावशाली शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा B नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम। क्या हो जाएगा? B नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए, 15वां प्रश्न, किस वंश के राजाओं ने अपने को देवपुत्र घोषित किया? प्रश्न क्या है 15 नंबर कि किस वंश के राजाओं ने अपने को देवपुत्र घोषित किया? आपका हो जाएगा D नंबर, कुषाण वंश। D नंबर क्या हो जाएगा? D नंबर, किस वंश के राजाओं ने अपने को देवपुत्र घोषित किया? तो हो जाएगा कुषाण वंश, कुषाण वंश। ठीक है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 16वां प्रश्न, कनिष्क ने किस धर्म का पालन किया था? 16वां प्रश्न क्या है कि कनिष्क ने किस धर्म का पालन किया था? 16 नंबर प्रश्न क्या है कि कनिष्क ने किस धर्म का पालन किया था? तो इस 16 प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा B नंबर। क्या हो जाएगा? B नंबर, बौद्ध धर्म का। कौन धर्म का? बौद्ध धर्म का। कनिष्क ने किस धर्म का पालन किया था? तो जो 16 नंबर प्रश्न 16 का आपका B हो जाएगा, बौद्ध धर्म का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न 17 नंबर, किस शासक ने संस्कृत का विकास किया था? प्रश्न क्या है? चलिए, किस शासक ने संस्कृत का विकास किया था? आपका ये 17 प्रश्न का उत्तर देगा D नंबर, रुद्रदामन है। क्या हो जाएगा? D नंबर, रुद्रदामन। यहाँ आपको समझना है कि मतलब यहाँ उनके पिता का बात नहीं पूछा गया, यानी कि संस्कृत व्याकरण के का पिता कौन? तो पाणिनि, ऋषि पाणिनि होते हैं। यहाँ से पूछा कि किस शासक ने संस्कृत का विकास किया था, मतलब उसको डेवलपमेंट किया था, आगे बढ़ाने का काम किया था? रुद्रदामन है। 17 का D नंबर। 18 नंबर, सामंती व्यवस्था किस काल में आरंभ हुई? 18वां प्रश्न क्या है कि सामंती व्यवस्था किस काल में आरंभ हुई? 18 का हो जाएगा आपका, 18 का क्या हो जाएगा? एक में है मौर्य वंश, B में है सातवाहन काल, मौर्य काल, B में है सातवाहन काल, C में कुषाण काल और D हो जाएगा गुप्त काल। तो ये आपका होगा गुप्त काल। सामंती व्यवस्था किस काल में आरंभ हुई? तो 18वां प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा D नंबर। ठीक है। चलो, इसके बाद में हम 19वां प्रश्न करेंगे। 19 नालंदा महाविहार का संस्थापक था। 19वां प्रश्न क्या है? नालंदा महाविहार का संस्थापक इनमें से कौन था? तो आपका हो जाएगा D नंबर, कुमारगुप्त प्रथम। क्या हो जाएगा इस 19वां प्रश्न का? D नंबर, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, हाँ, और एक बार जो एक मोबाइल से 2 बार सब्सक्राइब नहीं करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और इस प्रश्न को खूब अच्छे से याद करना है ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको सहयोग मिले और हमें भी मतलब अपने मेहनत पर कामयाबी मिले। चलिए, 20 नंबर प्रश्न है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? 20 नंबर प्रश्न क्या है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? तो ये आपका जो 20 नंबर जो प्रश्न है क्या है? 20 नंबर प्रश्न है। तो 20 का हो जाएगा C नंबर, हर्यक। क्या हो जाएगा? हर्यक। ठीक है। 20 का आपका C। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? 21 नंबर प्रश्न क्या है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, मतलब मुखिया कौन था? हो जाएगा पन्याध्यक्ष। किसने हो जाएगा? कौन हो जाएगा इसका? C नंबर हो जाएगा, पन्याध्यक्ष। ठीक है। चलिए, इसके बाद में हम 22 नंबर प्रश्न 22 है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? प्रश्न 22 नंबर क्या है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 22 नंबर जो प्रश्न है, वीडियो को ज़्यादा देर ना करे, केवल ऐसा नहीं बता दे। D नंबर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D हो जाएगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। क्या हो जाएगा? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी?
तो हो जाएगा आपका 22 का डी नंबर, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। चलिए इसके बाद हम 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? मतलब अपने खर्चा से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सरकार के दिया हुआ पैसा को खा जाते हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी महापुरुष बहुत ही अच्छे अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति होते हैं जो अपने पैसा से समाज पर अनुष्ठान करते हैं और बिगड़े हुए कामों को बना देते हैं। ऐसे लोगों को हमारे समाज में जरूरत होती है। तो प्रश्न क्या है कि 23 नंबर, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो 23 नंबर आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रुद्रदमन। किसने? रुद्रदमन। सी नंबर हो जाएगा। रुद्रदमन ने अपने खर्चे से, अपने पैसे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 है, इंडिका किसकी रचना? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यह प्रश्न आप यदि बीए हिस्ट्री ऑनर्स करेंगे, उसके बाद में एमए हिस्ट्री से करेंगे, तो उसमें बहुत प्रश्न का मदद इस प्रश्न से, मतलब इस पार्ट से आपको मिल जाएगा। इसलिए इस पार्ट को समझना, क्योंकि इसका फायदा आगे भी आपको क्लास में मिल जाएगा। ठीक है। चलिए इंडिका प्रश्न क्या है कि इंडिका किनकी रचना है? तो ये जो 24 नंबर प्रश्न है, 24 का आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, मेगास्थनीज की। किसकी रचना है? बी नंबर हो जाएगा मेगास्थनीज की। ठीक है। 25 नंबर, चीनी यात्री फयान किस शासक के काल में भारत आया था? 25 नंबर प्रश्न क्या है कि चीनी यात्री फयान किस शासक के काल में भारत आया था? उस समय किसका काल चल रहा था जब चीनी यात्री फयान भारत में आया था? उस समय विक्रमादित्य या उनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कह सकते हैं, इन्हीं लोग का शासन चल रहा था। किनका? विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चलिए दो किताब में दो जैसे दिया, विक्रमादित्य तो कहीं का चंद्रगुप्त द्वितीय भी दिया, कंफ्यूज बना पड़े। चलिए ठीक है। 26 नंबर, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? 26 नंबर प्रश्न क्या है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ब्रिटेन में। क्या हो जाएगा? बी नंबर, ब्रिटेन में। ठीक है। चल रहा है आगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? प्रश्न 27 नंबर क्या है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? संगम कहाँ था? जहाँ दो नदियों का मेलन होता है, जिसमें वो इधर से नदी ए नदी, इधर से बी नदी, तो जहाँ दोनों नदियाँ, यहाँ से बी नदी, तो जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती है वहाँ उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को हम संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव जो पार्ट का बन जाए उसके बाद हम सब्जेक्टिव पर भी विशेष ध्यान देंगे। इसके लिए आपकी चिंता की जरूरत नहीं है। वीडियो खूब अच्छा देखना और ऑब्जेक्टिव याद कर लेना। आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है। चलिए जहाँ पर क्या संगम क्या होता है? तो जहाँ पर दो नदियों का मिलन होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? संगम। चलिए तो 27 नंबर प्रश्न को समझते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो इसका हो जाएगा, मतलब गंगा भी है, सोन भी है, पुनपुन भी है, इन सभी के संगम। मतलब क्या हुआ था यहाँ पर? मतलब इन सभी नदी के संगम पर क्या हुआ था? उदयन ने नदी के संगम क्या किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? हो जाएगा इन सभी के संगम। मतलब 27 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद में 28 को देखते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? 28 नंबर प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? आपका हो जाएगा बी नंबर, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? 28 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न, उत्तरी पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। मतलब
किस लिपि का प्रयोग किया गया? प्रश्न क्या है? 29 नंबर के उत्तरी पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। मतलब इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किस लिपि का प्रयोग किया गया? लैपटॉप चार्ज नहीं है, लैपटॉप चार्ज नहीं है। ए नंबर क्या हो जाएगा आपका? 29% इसका होता है ए नंबर खरोष्ठी लिपि का। ए नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? खरोष्ठी लिपि। 29 का हो जाएगा ए नंबर खरोष्ठी लिपि। चलिए ठीक है। इसके बाद में हम 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर अशोक किस वंश का शासक था? 30 नंबर प्रश्न क्या है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो ये आपका जो 30 नंबर है, 30 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी नंबर मौर्य। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश का शासक था अशोक के। इस समझिए कि ये 1 साल 2 साल पर प्रश्न ऐसा पूछते रहता है। चलिए अशोक के किस वंश का शासक था? तो 30 नंबर प्रश्न का बी नंबर तो हो जाएगा मौर्य वंश का। ठीक है। अशोक मौर्य वंश के राजा थे। मतलब कौन राजा थे? कितने नंबर थे? 31 नंबर प्रश्न क्या है? अशोक मौर्य वंश के राजा थे। तो ये जो 31 नंबर प्रश्न हो जाएगा तीसरे मौर्य वंश के तीसरे सी नंबर। मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। अशोक मौर्य वंश के राजा थे तो हो जाएगा आपका 31 नंबर का सी नंबर। ठीक है। चलिए 32 नंबर निम्न में से महिला संत थी। 32 नंबर प्रश्न क्या था कि इनमें से महिला संत कौन थी? मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइल भी। इनमें से सभी मतलब 32 का आपका 3 नंबर हो जाएगा। निम्न में से महिला संत कौन थी? इनमें से सभी मीरा, अंडाल, कराइकल, मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी। ठीक है। 32 करिए और एक धर्म की शुरुआत किसने की थी? प्रश्न क्या है? 33 नंबर की धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो जो आपका 33 नंबर प्रश्न की धर्म की शुरुआत किसने की थी तो हो जाएगा आपका सी नंबर अशोक में। क्या हो जाएगा? सी नंबर अशोक में। 34 नंबर प्रश्न कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? 34 नंबर प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो आपका जो 34 नंबर प्रश्न इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, नेपोलियन या अलेक्जेंडर से। कहीं कहीं नेपोलियन दिया रहता है और कहीं कहीं अलेक्जेंडर लिखा रहता है। ठीक है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है तो हो जाएगा नेपोलियन या अलेक्जेंडर। ठीक है। बी नंबर। ये जो 35 नंबर प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? ये जो गलती से लिखा गया 35 नंबर प्रश्न क्या है कि अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, चोल वंश, गुप्त वंश, इनमें से कोई नहीं थे। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अशोक जो थे वो किसका? मौर्य वंश के शासक थे। तो इनमें से कोई नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग था। 36 है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 36 नंबर प्रश्न क्या है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? किस अभिलेख में किया गया है? तो 36 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर है 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में दी है। 37 नंबर भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? 37 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो स्वर्ण काल कहलाता है? आपका हो जाएगा बी नंबर, गुप्त काल। बी नंबर, गुप्त काल कौन काल कहलाता है? तो स्वर्ण काल। आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त काल का दूसरा नाम क्या है? तो स्वर्ण काल भी आप कह सकते हैं। चलिए 38 नंबर इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो 38 नंबर प्रश्न इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, हरि सिंह। क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, हरि नंबर। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो आपका जो प्रश्न है 38 नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर, 38 के सी हरि सिंह।
इसके बाद 39 कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। अगला प्रश्न है 39 नंबर की कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, तो हो जाएगा आपका ए नंबर 261 ईस्वी पूर्व, मतलब 1 नंबर। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। ये भी क्या भी आएगा, समझिए आपके इसमें 20 के बाद के जितना भी प्रश्न है वो सब क्या है, भी आएगा। क्या है, भी है, इसलिए इसको खूब ध्यान से देख लेना। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी, तो 40 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर देगा बी नंबर, विशाख दत्त की। क्या हो जाएगा, बी नंबर, विशाख दत्त की। चलिए 41 नंबर वेदों की संख्या कितनी है, यह भी आएगा। क्या है, क्या है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो याद कर लेना आपको कि वेदों की संख्या 4 है। ए नंबर 41 का ए नंबर। ये तो था 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के 2 पाठ की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये तो था 12वीं कक्षा के इतिहास विषय का 2 पाठ, जिस पाठ का नाम था राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर पाठ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आपको खूब अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार जितना भी याद हो जाए उतना बार देख लेना है और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना है। मिलेंगे फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।